अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये बुनियादी तौर पर वो बुनियादी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जब वो एमडी कैट की तैयारी कर रहा हो। हम लोग एमडी कैट की तैयारी में अक्सर ये बात सुनते हैं स्टूडेंट से कि सर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा इशू है, सर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सर मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को देखूं। तो ये लेक्चर खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको प्रॉब्लम आती है बेसिक्स में और वो ये समझते हैं कि उन्हें ज़रा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बुनियादी कुछ जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पता हो। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो यहां पर हमारे पास बड़ी क्लियर टर्म आ जाती है कि हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं व्हेन दे आर स्टेशनरी। यहां पर हम लोग स्टेशनरी चार्जेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज उनके साथ एसोसिएटेड हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स उनके साथ एसोसिएटेड है। इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जब हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट ही एक लॉ से हो जाती है, वो डिस्कशन स्टार्ट ही कूलम्स लॉ के साथ हो रही होती है। तो हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस जब भी करीब लाए जाते हैं तो वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। आप जब भी दो चार्जेस को करीब लेकर आते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर वो अनलाइक है, ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो लाइक चार्जेस हैं यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए जो वो फोर्स एक दूसरे को अप्लाई कर रहे होते हैं, वो जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं, वो फोर्स कैलकुलेट की जाती है दिस ऑल इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ की मदद से। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, यहां पे ये टर्म समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब आप पॉइंट चार्ज कहते हैं तो चार्ज ऑन ए डायमेंशन लेस पॉइंट मींस एट ए वेरी स्मॉल पॉइंट, किसी बहुत छोटे से पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, वो जो चार्ज होता है उसके ऊपर, वो कहता है पॉइंट चार्ज। और वो जो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। और इस फोर्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब अगर मैं इस सारे एक्सप्रेशन को लिखूं, इस सारे एक्सप्रेशन को अलग अलग मैं डिस्क्राइब करूं, तो मैं ये कहता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इससे पहले कि ये जो इसकी एक जनरल फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हम इस फॉर्मेशन को देखें, हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस लॉ को या इस फोर्स को म्यूचुअल फोर्स बना देता है। ये म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद होती है? म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये होती है कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो अट्रैक्शन की हो सकती है, वो रिपल्शन की हो सकती है। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, डिपेंड्स अपॉन कि उनके चार्जेस एक जैसे हैं या मुख्तलिफ है, ऑपोजिट है। तो ये जो फोर्स लगा रहे होते हैं ये फोर्स दोनों सूरतों में बराबर होती है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है, तो हम ये कहते हैं कि F1 हमेशा F2 के बराबर होती है। इसमें कतई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब भी दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं तो Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। इसमें कतई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा, अब यहां पर एक बात आती है कि ये क्यों बराबर होते हैं। ये इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि जो फोर्स F1 है वो भी Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स F2 है वो भी Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के तो डेफिनेटली ये आपस में बराबर होंगी। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर और यहां पे हम ये कहते हैं कि दिस इज ए इनवर्स स्क्वेयर लॉ। ये एक इनवर्स स्क्वेयर लॉ है। इनवर्स स्क्वेयर लॉ किसे कहते हैं? इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऐसे लॉज को कहते हैं जिसमें फोर्सेस स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जिनमें फोर्सेस स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एक इनवर्स स्क्वेयर लॉ है। तीसरी बात हम यहां पे कहते हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। हम इसको मीडियम डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? हम इसको मीडियम डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपके पास एक कांस्टेंट लिखा हुआ है ना यहां पर k, जब आप इस k की वैल्यू को देखते हो तो k की वैल्यू बराबर आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम ये देखते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट जिसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस से क्या मुराद है? फ्री स्पेस से हमारे पास मुराद होती है आइडियल वैक्यूम। इसको हम ये भी कहते हैं अ हाइपोथेटिकल वैक्यूम इन विच नॉट अ सिंगल पार्टिकल इज प्रेजेंट। कोई आपसे कहते हैं ना इस फ्री स्पेस और वैक्यूम में क्या फर्क है और एक बंदा कहते हैं कि ये एक जैसी होती है, तो क्या आप एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह सकते हैं? नहीं, हम इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम नहीं कहते। तो फिर हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही अगर कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वैक्यूम और फ्री स्पेस में फर्क होता है। वैक्यूम में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई एक आधा पार्टिकल मौजूद हो, लेकिन जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो दो चार्जेस आपके पास मौजूद है Q1 और Q2, इनके दरमियान कोई एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता। नॉट ए सिंगल पार्टिकल इज प्रेजेंट। जब एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस की ये जो परमिटिविटी है इसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर कूलम स्क्वेयर। अब इससे मुराद क्या है? इससे क्या मुराद हम लेते हैं? तो हम कहते हैं कि हम इससे मुराद ये लेते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो चीज है कि एट व्हाट एक्सटेंट फ्री स्पेस अलाउ टू चार्जेस टू इंटरैक्ट। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी आसान सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि क्लास में दो बच्चे बैठे हुए और हम ये कहते हैं कि तुम लोगों ने आपस में बात नहीं करनी। अब वो बात तो नहीं कर रहे लेकिन वो लिख लिख के एक दूसरे के साथ चिट चैट कर रहे हैं। तो टीचर देखते कहते चलो ठीक है, शोर तो नहीं ना हो रहा, खैर है। तो इसका मतलब ये कि टीचर ने उनको अलाउ किया कि चलो चिट चैट कर लो लेकिन बातें नहीं करनी। ठीक, अब टीचर ये कहते हैं कि नहीं चिट चैट भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल चुप करके बैठे रहो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा उनको। अब वो जब बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा उनको तो हम ये कह रहे हैं कि ये यहां से हमें पता चल रहा है कि पहले उसने अलाउ किया हुआ था कि चिट चैट कर लो, फिर उसने कहा कि ये भी ना करो। तो ये वो लेवल ऑफ परमिशन है जो टीचर दे रहा है उसको। अब बिल्कुल इसी तरीके से लेवल ऑफ परमिशन जो है चार्जेस को मिलती है कि वो कितने हद तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उनके मीडियम के साथ इंटरेक्शन को। और एक रूल याद रखिएगा, जैसे
हम लोगों ने कहा कि k की वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो फोर्स बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं यहां पर, और जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में आपको ये एप्सिलॉन नॉट नजर आ जाए ना, तो याद रखिएगा वो एक्सप्रेशन मीडियम डिपेंडेंट हो गया। जब भी किसी एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्सप्रेशन मीडियम डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पर ये जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। अब मीडियम पर ये कैसे डिपेंड करती है, क्या इफेक्ट्स आते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले यहां पर जो चीज हमें क्लियर हुई वो ये कि पॉइंट चार्जेस क्या चीज है। पॉइंट चार्जेस चार्ज ऑन ए डायमेंशनलेस पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अगर वो लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने कहा कि ये फोर्स लग रही होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही होती है, और ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। और मीडियम डिपेंडेंसी को हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एप्सिलॉन नॉट हमें कहीं नजर आ रहा है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सप्रेशन अब मीडियम डिपेंडेंट है। यहां पे हम लोगों ने क्लियर किया कि फ्री स्पेस से मुराद हरगिज वैक्यूम नहीं है, बल्कि वैक्यूम का एक स्पेशल केस जिसके अंदर एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास फ्री स्पेस है। अगर हम लोग ये कहें कि फ्री स्पेस और वैक्यूम में कोई फर्क नहीं है, तो हम कहते हैं कि क्या आप फ्री स्पेस की जगह वैक्यूम लिख सकते हैं, तो कहते हैं डेफिनेटली नहीं लिख सकते। तो अगर नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वहां पे कोई फर्क मौजूद है, और अगर वो फर्क है तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये आइडियल वैक्यूम in which a hypothetical vacuum in which not a single particle is present is called free space। और उसकी परमिटिविटी की ये जो वैल्यूज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यहां पे ये वैल्यू लिखी, यहां पर आपके पास ये एक वैल्यू आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। ये जितने कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स आते हैं आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो आप पूरे पूरे टेबल्स याद करना शुरू कर दें। ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, जैसे आपके पास म्यू नॉट की वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज आती हैं, जैसे आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आती है, आपको इस तरह के कांस्टेंट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी बात में। हमने ये कहा कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, तो अगर ये मीडियम डिपेंडेंट है और हम लोग ने इस k की इस वैल्यू को अभी देखा कि k की ये वैल्यू जो है वो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसको हम लोगों ने लिखा कि जनाब अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो फिर इसको मैं डिस्कस करता हूं कि ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज हमारे पास चल रही हैं तो फिर क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि कूलम्स लॉ मटेरियल डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट है। ये मीडियम डिपेंडेंट क्यों होता है? ये मीडियम डिपेंडेंट इसलिए होता है कि देखिए आपके पास ना ये दो चार्जेस है Q1 और Q2, इनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, और ये एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त फोर्स लगा रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि से यहां पर कोई और पार्टिकल भी मौजूद है। अब ये जो पार्टिकल्स यहां पर मौजूद होंगे, ये पार्टिकल्स अगर चार्ज्ड पार्टिकल है तो बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इन पर चार्ज अपीयर हो जाएगा। क्योंकि देखिए पार्टिकल जो भी कोई है उसके अंदर एटम तो मौजूद होंगे ना, उन एटम्स के का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह मौजूद है। तो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से मुराद ये होती है कि आपके पास एक ये न्यूट्रल पार्टिकल था, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थी।
आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर आए, आप किसी बॉडी को उसके पास लेकर आए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब जब हम इसके पास लेकर आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली यहां पर नजर आना शुरू हो गया हमें। अब इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हुआ। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये चार्जेस यहां पर मौजूद थे, ये जो बाकी चार्जेस हमने यहां पे कंसीडर किए, अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं भी थे तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनके ऊपर कुछ चार्ज अपीयर हो जाएगा और ये भी इनकी आपस की फोर्स को डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि ये भी फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ये भी फोर्स में जो है वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। अब जब ये शेयर होल्डर बन जाएंगे तो इनका आपस का इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, इनका आपस का इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हो गया कि जब इनका आपस का इंटरेक्शन वीक हो गया तो Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स थी वो कम हो जाएगी। ध्यान से सुने, जब भी आप दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में किसी भी मटेरियल को लाके रखेंगे तो पार्टिकल्स के ऊपर या तो चार्ज ऑलरेडी होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आ जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से वो भी फोर्सेस लगाना शुरू कर देंगे और Q1 और Q2 के दरमियान जो आपस की जो फोर्स थी वो आपस की फोर्स वीकेंड होना शुरू हो जाएगी और जब वो वीक होना शुरू हो जाएगी तो हम ये कहते हैं कि ये जनाब फोर्स ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी और जब फोर्स ओवरऑल डिक्रीज हो रही होगी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर था। अब ये एक्सप्रेशन चेंज होकर F प्राइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाता है और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन R क्या चीज है? दिस एप्सिलॉन R इज नोन एज relative permittivity. दिस एप्सिलॉन R इज नोन एज relative permittivity और हम ये कहते हैं कि जनाब K की वैल्यू डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक permittivity of the medium. Electric permittivity of medium depends on the nature of medium. कि ये एप्सिलॉन R की वैल्यू, यही एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू कैसे इसके अंदर रोल प्ले कर रही होगी? ये ऐसे रोल प्ले कर रही होगी कि ये K की वैल्यू को चेंज करेगी, इस तरह से चेंज करेगी कि जो फोर्सेस हैं बिटवीन दी चार्जेस वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस पे नजर रखें आप, इन दोनों एक्सप्रेशन में जो फर्क पड़ रहा है वो इस जगह पे पड़ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया है यहां पर और मैं इसको लिख सकता हूं कि F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। अब वापस इस एक्सप्रेशन को देखें यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये तो इसके जैसा है और ये इसके बराबर है, तो मैंने उसकी जगह पर F लिख दिया। तो F प्राइम किसके बराबर आ रहा है? F प्राइम बराबर आ रहा है F ओवर एप्सिलॉन R के और एप्सिलॉन R किसके बराबर आ जाएगा? F ओवर F प्राइम के। अब यहां पर मैंने एक बात कही थी आपसे, मैंने कहा था कि फोर्स वीक हो जाती है। जब फोर्स वीक हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली F इज ग्रेटर देन F प्राइम। फोर्स वीक हो गई ना मीडियम रखने से, तो जब फोर्स वीक हो गई मीडियम रखने से और F इज ग्रेटर देन F प्राइम है तो फिर डेफिनेटली एप्सिलॉन R वुड बी ग्रेटर देन 1। इस एक्सप्रेशन में अगर F की वैल्यू F प्राइम से ज्यादा है तो डेफिनेटली एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से लार्जर होगी, एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ये बात आपके दिमागों में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मीडियम प्लेस करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि F की वैल्यू F प्राइम से ज्यादा है। आपने ये दो चार्जेस रखे थे Q1 और Q2 और आपने अब इनके दरमियान में एक मीडियम प्लेस किया और जब आपने मीडियम प्लेस किया तो अब फोर्स डिक्रीज हो गई। जब फोर्स डिक्रीज हो गई तो आपने ये कह दिया कि F प्राइम जो न्यू फोर्स थी वो F जो ओरिजिनल फोर्स थी उससे कम है, तो फिर हम ये कहेंगे कि एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि
रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होती, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होती। इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि हमेशा 1 से ज्यादा होती है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज नो यूनिट्स, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और हम लोग ये कहते हैं कि ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है, ये सवाल हमसे पूछा जाता है, इवन जो जनरल हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये बात हमसे पूछी जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया यहाँ पर वो ये कि जब भी मीडियम प्लेस करोगे फोर्स डिक्रीज होगी। और ये कॉन्सेप्ट हमें एक और मजीद कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा है, और वो ये कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होती। ठीक हो गया? अच्छा, फिर अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि जनाब ये जो दो चार्जेस फोर्स लगा रहे होते हैं, ये जितने मर्जी फासले पर रखे रहे ये फोर्स लगाते हैं। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता कि जितने मर्जी फासले पर, हर चार्ज के गिर्द एक रीजन होता है जिस रीजन के अंदर फोर्स लग रही होती है। अब ये जो रीजन उसके इर्द गिर्द होता है, दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ होती है उसकी और उसकी इंटेंसिटीज होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट in space when charge is present in any form. The magnitude and direction of electric field are expressed by the value of E called electric field strength, and electric field is intensity or simply the electric field. आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबसे एक ही मुराद होती है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी पॉइंट की जहां पर चार्ज मौजूद होता है। अब हम यहां पर जब इसकी इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। याद रखिएगा ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्जेस के लिए, जो हम कहते हैं ना के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्जेस के लिए। अच्छा, यहां पर जब हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है ये कैसी होती है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी फील्ड जो है ना वो रेडियल होती है, रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड। यहां पर जब हम कहते हैं रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड, तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए दिस इज आउटवर्ड और नेगेटिव चार्जेस के लिए दिस इज इनवर्ड। पॉजिटिव चार्जेस के लिए ये आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्जेस के लिए ये इनवर्ड है। क्यों आउटवर्ड है और क्यों इनवर्ड है? क्या जस्ट एक सोच के हमने खाली टॉस किया और टॉस की बुनियाद पे कह दिया कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड कर लो और नेगेटिव के लिए इनवर्ड कर लो? नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट चार्ज का। क्यू नॉट क्या चीज है? क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखिएगा। टेस्ट चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात ये होती है नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लिजिबल होती है। अब यहां पर हम बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं होता, हम पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव क्यों नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव क्यों होता है? भाई देखिए, अगर आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करते हैं ना तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कशन डबल हो जाती है। साइंस इस चीजों को आसान और सिंप्लीफाई करने के लिए है। अगर आपने एक दफा उसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के साथ देखना और एक दफा नेगेटिव टेस्ट चार्ज के साथ देखना तो आपकी हर डिस्कशन 2 टाइम्स हो जाएगी, विच इज नॉट ए गुड आइडिया। तो हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है। अब जब मैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आता हूं तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता है, तो हमने वही फील्ड की डायरेक्शन रख दी आउटवर्ड। और जब मैं इसको नेगेटिव चार्ज के पास लेकर आता हूं तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है और वही हमने उसकी फील्ड की डायरेक्शन रख दी, यानी रेडियली इनवर्ड। तो यहां पर ये बात हमें क्लियर रखनी है। अच्छा, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन था ना आपके पास E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जरा इस एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी जैसे जैसे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि के की तो वही वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कहते हैं
कि Q ओवर R स्क्वेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट है। अगर इर्द गिर्द मीडियम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का नया एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q ओवर R स्क्वेयर। और यहां पे मैं कह सकता हूं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर Q ओवर R स्क्वेयर, ये सब तो यहां पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि E प्राइम इज इक्वल टू E ओवर एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन R इज इक्वल टू E ओवर E प्राइम। अब यहां से बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाती है और एप्सिलॉन R की वैल्यू तो वही हमने जो पहले पढ़ा ग्रेटर देन 1 है। अब यहां पर जो इनकी यूनिट्स होती हैं वो हमें याद रखनी होती हैं। वो न्यूटन पर कूलम हम लोग लिखते हैं, वो वोल्ट पर मीटर भी हम आगे जाके देखते हैं जब हम ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से जो हमें यहाँ पे याद रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग एंट्री टेस्ट की क्लासेस में बैठते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपने डिस्कस करना होता है जीरो फील्ड लोकेशंस को, और आपने डिस्कस करना होता है कि मुख्तलिफ मटीरियल सिचुएशंस की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस तरीके से चेंज आ रहा है। तो हम जब उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम जब उन सब चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले जो बेसिक हमारी क्लियर होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्लियर होनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट होती है। पॉइंट चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे होते हैं तो वो आर पे डिपेंड कर रही होती है, स्क्वायर ऑफ द आर के साथ इन्वर्सली रिलेट कर रही होती है। तो ये सारी बातें समझ के सीख के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एंट्री टेस्ट में जो हमारा सिलेबस है उसमें ना दो बातें आई हुई हैं। एक उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आपने बतानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।